गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस आज आपका चैप्टर चलने वाला है कंपन, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो सबसे पहले वाइब्रेशन के बारे में ही जानेंगे कि वाइब्रेशन होता क्या है। यू नो वाइब्रेशन आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर किस प्रकार से एग्ज़ाम में यदि आता है तो किस प्रकार से लिखना है, आप एक बार इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ स्टूडेंट इस परिभाषा को अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे। और अच्छे से यदि इस प्रकार से आप लिख कर आओगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 नहीं है, आपके हिसाब से देख लेना। ये पुराने सिलेबस के आधार पर 8वां चैप्टर था, ठीक है। न्यू सिलेबस में देख लेना, ठीक। कंपन क्या होती है? जब किसी प्रत्यास्थ पिंड जैसे स्प्रिंग, शाफ्ट आदि मशीनिंग पार्ट्स को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करने के पश्चात बल को हटा लिया जाता है तो वह कंपन करने लगता है, ठीक है ना। संतुलन अवस्था, जहाँ पर अब आप बैलेंसिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो संतुलन का अर्थ समझते होंगे, बैलेंसिंग क्या होता है। जब उसकी अवस्था पर वहाँ पर कोई भी पिंड, सपोज आप मानकर चलिएगा कि कोई भी शाफ्ट किसी भी पार्ट्स के ऊपर टिकी हुई है या फिक्स है, ठीक है ना, वो उस पार्ट से थोड़ा हट जाती है, मतलब अनबैलेंस हो जाती है, तो क्या करने लग जाती है, तो वहाँ पर कंपन होने लगती है, ठीक है। समझ भी गए होंगे कंपन क्या होती है, ठीक है। तो अंग के विस्थापन के अंतर्गत बल द्वारा इस पर कार्य किया जाता है जो अंग में विकृति ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। बाह्य बल को हटा लेने पर अंग के आंतरिक प्रत्यास्थ बल से पुनः संतुलन स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यहाँ पर स्प्रिंग की डेफिनेशन के आधार पर आप बता सकते हो, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है ना, खींचने के बाद वो बाहर की ओर आती है, ठीक है ना। फिर जब उस बल को हम हटा लेते हैं पुनः उस स्थिति में आ जाती है, ठीक है, लाने का प्रयास करती है। कौन प्रयास करती है? जो प्रत्यास्थ गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ बल उसे पुनः संतुलन स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। जब तक अंग अपनी संतुलन स्थिति में पहुँचता है उसमें एकत्र सारी विकृति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस कारण अंग अपनी संतुलन स्थिति में भी आगे दूसरी ओर निकल जाता है और जब तक गतिमान रहता है, जब तक दूसरी ओर फिर इसकी सभी गतिज ऊर्जा विकृति ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार यह क्रिया होती रहती है और अंग संतुलन स्थिति की दोनों ओर गति करता रहता है, जिसे कंपन हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आप इसको लिख कर आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, आप उनको देखो, ठीक है, एक एक नंबर में पूछ ली जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आवर्त क्या होता है? तो ऐसी गति जो निश्चित समय के पश्चात बार बार दोहराई रिपीट की जाती है आवर्त गति कहलाती है। ओके, अब आगे नेक्स्ट है आपका आयाम, एम्पलीट्यूड। कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति अथवा माध्य स्थिति से अंग के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल मतलब पीरियडिक टाइम, यह वह समय है जिसके पश्चात किसी आवर्त गति, तो आवर्त गति आप पीछे पढ़कर आए हैं, आवर्त गति को दोहराया जाता है। इस समय को साधारणतः सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। इसकी इकाई भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो जैसा कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक, और यहाँ ए पॉइंट है और ये यहाँ पर कोई एक पिंड लटका हुआ है, ये इधर से इधर मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो होगा आवर्तकाल होगा आपका, ठीक है। समझ में आया अब आपका इतना कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल क्या होता है? एक आवर्तकाल में पूर्ण हुई गति को, ठीक है, पूर्ण हुई गति को चक्र कहते हैं। जैसा कि चित्र ए में स्थिति ए से बी, ठीक है, ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक आई, फिर सी से ए तक की, एक पूर्ण क्या हो जाता है, पूरी साइकिल कह सकते हैं हम। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पर कोई फिक्स है, ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट लटका हुआ है, पहले तो ये यहाँ पर जाएगी, फिर जैसे हम घुमाते हैं कोई किसी भी पॉइंट को तो यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा इस वाली स्थिति में, तो इस प्रकार से ये दोलन करता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ से यहाँ पर ये एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं साइकिल। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोलते हैं। इकाई समय में पूर्ण हुए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसका फॉर्मूला है n बराबर 1/t। कंपन का नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन किसे कहते हैं? अव्यवस्थित एवं जटिल प्रकृति के कंपन में से जो कंपन व्यवस्थित एवं सरल प्रकार का हो उसे कंपन का नॉर्मल मोड कहते हैं। कंपन का वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या है? कंपन को निम्न 3 प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ए है कंपन की गति देने वाले बल के आधार पर, पहला है। फिर इसमें भी टाइप है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, डैम्पेड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो आगे नेक्स्ट है दूसरा टाइप कंपन द्वारा अंगों में उपजे प्रतिबलों के आधार पर। इसमें भी 3 टाइप है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और लाइनर वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है, टॉर्जनल वाइब्रेशन। नेक्स्ट है तीसरा टाइप कंपन की यांत्रिक व्यवस्था की स्वतंत्र संख्याओं के आधार पर। उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री और मल्टी डिग्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक स्वतंत्र एवं अमंदित कंपन, जिसे नेचुरल, फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस के नाम से डेफिनेशंस आ सकती है कि क्या है ये। तो आपको लिखना है यदि किसी कंपन के अंतर्गत, ठीक है, कंपन के अंतर्गत प्रारंभिक विस्थापन के पश्चात कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब आपका जो कंपन के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन के पश्चात कोई भी बल क्या होता है वहाँ पर कार्य नहीं करता है और आंतरिक प्रत्यास्थ बलों द्वारा कंपन गति होती रहती है। तो ऐसे बलों को स्वतंत्र अथवा प्राकृतिक कंपन कहते हैं। समझ में आया? आगे नेक्स्ट है आपका डैम्पेड वाइब्रेशन, अमंदित व कंपन। जब किसी कंपन के अंतर्गत जब विरोधी बलों जैसे वायु तथा माध्यमों का प्रतिरोध, सतह का घर्षण बल, डैशपोर्ट के प्रभाव में कोई कंपन कुछ समय पश्चात अपनी प्रारंभिक संतुलन स्थिति पर अंत में रुक जाता है, तब यह अमंदित कंपन कहलाता है। नेक्स्ट है बलात् कंपन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन जब ये 5 नंबर में पूछी जाती हैं, जैसे बलात् कंपन क्या होती है, ठीक है ना, ये 5 नंबर में पूछी जाती है, तो एक पूरी डेरिवेशन है, आगे मैं बताऊंगा क्या डेरिवेशन है। जब अंग का कंपन किसी बाह्य बल के प्रभाव से होता है तो इसे बलात् कंपन कहते हैं। यह बल अंग पर समय के नियत अंतराल पर कार्य करता रहता है और अंग के असंतुलन के कारण उपजता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य कंपन, जिसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत कंपन करने वाले अंगों के कारण उसकी लंबाई की दिशा में गति करते हैं, इसे अंग की लंबाई में वृद्धि तथा कमी होती रहती है। नेक्स्ट है टॉर्सनल। इनके अंतर्गत अंग का मरोड़ होता है तथा इसके कण लंबाई के लंब के वृत्तीय चापों में बारी बारी से प्रवाम तथा प्रवृत्ति में गति करते हैं, अंग में मरोड़ कर्तन प्रतिबल उपजते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ कंपन, ठीक है। तो इनके अंतर्गत अंग की लंबाई के लगभग लंब दिशा में इसके कण गति करते हैं, फलस्वरूप संपीड़न तथा तनाव वाले नमन प्रतिबल उपजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र संख्याएं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी सिस्टम की गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स की संख्या को उसकी सिस्टम की स्वतंत्र संख्याएं कहते हैं। नंबर फर्स्ट, एक रेखा में गति करने वाला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। एक रेखा में गति करेंगे तो उसे कहेंगे सिंगल डिग्री। जब किसी सिस्टम की गति दो निर्देश द्वारा मतलब एक्स वाई हो तो इसे 2 डिग्री फ्रीडम। अब जब तीन दिशाओं में, ठीक है, तो 3 दिशा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है, 3 हो 4 हो, ठीक है। तो एक यहाँ पर टॉपिक मैं बताता हूँ आपको अनुनाद। ये अनुवाद जो अनुनाद वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपको स्वयं करना है कहीं से भी देखकर, ठीक है ना, गूगल पर मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से तैयार कर लेनी है और आपने अनुनाद वाला टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये अनुनाद टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है टॉम में भी, ठीक है ना, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर नहीं बताया, आपको खुद करना है, ठीक है। अब आपकी चलने वाली हैं डेरिवेशंस, ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ टॉपिक हैं केवल थ्योरेटिकल, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर अब आपको देखने को मिलेंगी डेरिवेशन। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्री लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्वतंत्र अनुदैर्ध्य कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित करो। तो इसमें 3 विधि हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कोई सी भी एक विधि को लगाकर आपसे इस डेरिवेशंस को पूछ सकता है, जैसे कि संतुलन विधि है, दूसरी है ऊर्जा विधि, तीसरी है रेले विधि, ठीक है। तीनों विधियों से ही पूछी गई है ये डेरिवेशन। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम मेथड से। यहाँ पर आपको चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई एक बीम है, फिक्स है, ठीक है, स्पिंडल है जिसका व्यास डी है, लंबाई एल है, ठीक है। दूसरे में वही स्पिंडल है, फिक्स है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसमें हमने क्या किया, एम जी मतलब वेट लगाया और नीचे खींचा, जो कि यहाँ पर लैम्डा से आपको दिख रहा होगा। ये जो लैम्डा है, ठीक है, ये इसमें क्या है मतलब इस यहाँ तक थी पहले वो, और इसके बाद जो है ये डेल से प्रदर्शित है, मतलब डेल एस। तो इसमें यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उसके बाद चित्र सी है।
चित्र सी में आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर थी, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पर था, थोड़ा सा और वेट लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार एक नगण्य भार तथा एल लंबाई और स्पिंडल डी व्यास की है, एम डिस्क का द्रव्यमान है, एस स्पिंडल का, यहाँ पर जो डेल एस है ये कड़ापन है स्पिंडल का, ठीक है, स्टिफनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या है, कंपन का आयाम एन प्रति सेकंड, ठीक है, और इसकी आवृत्ति है। ओके, अब यहाँ पर जो x बराबर है, ये x किसी समय t में बाह्य बल द्वारा संतुलन की स्थिति x अक्ष से डिस्क का विस्थापन, मतलब यहाँ पर जो x दूरी दिख रही है चित्र में, चित्र नंबर 3, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, t समय में बाह्य बल द्वारा संतुलन की स्थिति x अक्ष से डिस्क का विस्थापन है, ठीक है। तो वापसी बल इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने वापसी बल भी लगाया है, चित्र नंबर C, ठीक है। यहाँ पर ये एक तो नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, एक ऊपर की ओर, मतलब वापसी बल ऊपर की ओर ले जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वापसी बल। तो वापसी बल क्या होगा, नीचे की ओर सबसे पहले यहाँ पर mg है, तो mg में से ही हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, s इंटू डेल प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से जो विस्थापन हुआ x, ठीक है, और यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ, इनको तो हम जोड़ देंगे और s की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया कुछ। अब आगे नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो वापसी बल, इसमें से इसको हटाएंगे, ठीक। अब देखो डेल एस इंटू डेल, एस इंटू डेल क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है, एस इंटू डेल क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ डेल का हुआ है। अब यहाँ पर भी कड़ापन होगा, तो कड़ापन एस इंटू डेल हो जाएगा, और जो कि कहाँ लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, और नीचे क्या बल कार्य कर रहा है, एम जी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एस इंटू डेल बराबर एम जी। यहाँ से चित्र से समझ में आया। अब देखो एम जी से एम जी कट हो गया, तो माइनस एस एक्स, तो माइनस एस एक्स यहाँ पर बचेगा वापसी बल। आप इसको बोल सकते हो कि वापसी बल जो है यहाँ पर माइनस एस इंटू एक्स होगा, तो डिस्क के त्वरण के कारण वापसी बल एम इंटू डी एक्स टू इंटू डी टू होगा। ये आपको याद करना है। ये दोनों बल परस्पर बराबर होने पर, ठीक है, जब बराबर होंगे तो माइनस एस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, m यहाँ पर इसमें से कॉमन लेंगे, तो डी एक्स टू अपन डी टू प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स बराबर 0। एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो डी एक्स टू अपॉन डी टू प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी आपकी। ओके, अब ये समीकरण नंबर 1 फर्स्ट बनने के बाद क्या होगा, जो आपकी सरल आवर्त गति समीकरण होती है, तो यहाँ पर सरल आवर्त गति का समीकरण ही है, ठीक है, इसको याद कर लेना। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ ये सब होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर जो हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट थी, ठीक है, उससे यहाँ पर इसकी तुलना कर देंगे समीकरण नंबर सेकंड से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, एस अपॉन एम होगा, ठीक है। ओमेगा का मान क्या आएगा, रूट में एस अपॉन एम। अब यहाँ पर टी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी, टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई इंटू रूट एम अपॉन एस, तो एन बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ से हम टी और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आवर्तकाल और आवर्ती की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बस इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को जरूर याद कर लेना, आवर्त गति का समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट है आपका एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम जोड़ देंगे और उसका क्या कर देते हैं यहाँ पर अवकलन, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे, वो निकालेंगे औसत बल और विस्थापन की मल्टीप्लिकेशन कर कर। तो औसत बल क्या होगा, 0 प्लस एस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 कर कर हम औसत बल निकाल सकते हैं। विस्थापन आपका वहाँ पर था क्या, x था, तो यहाँ पर क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब गतिक ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर, बी क्या होता है, टी एक्स अपॉन टी टी, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब ना इक्वेशन हमने सी ए फर्स्ट मानी है, ठीक है, पी प्लस की मतलब पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसका अवकलन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को रखेंगे, अब आपको यहाँ पर अवकलन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस एक्स टू का क्या होगा, 2 एस
एक्स अपॉन टू। ठीक है, समझ में आया, टू पहले से ही है। अब यहाँ पर चलो अच्छे से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसका करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर टू का, एक्स के टी के सापेक्ष कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, टू एस एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये होगा, समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार m बाई टू जो का तो डी एक्स टू, तो टू इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टू हो जाएगा। अब डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन लेना, तो भीतर क्या बचेगा, एस एक्स प्लस एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है, बराबर जीरो। फिर m कॉमन लेना, एस अपॉन एम इंटू एक्स प्लस डी टू एक्स अपॉन डी टू टू बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब जो पहली विधि थी जो आपकी इक्विलिब्रियम वाली थी, वहाँ पर जैसा प्रोसेस लगाया था उस यहाँ पर भी वही लगेगा। समीकरण फर्स्ट की एस एच एम इक्वेशन से तुलना करोगे तो ओमेगा का मान आ जाएगा। अब टी बराबर आवर्तकाल बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, टी बराबर टू पाई अपन ओमेगा। यदि एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल यदि पूछा जाता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आवर्तकाल बताइए, आवर्ती बताइए, किस कोई भी डिजिट दे दी जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, वैसे मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट विधि है रेले विधि। यहाँ पर यदि x बराबर क्या है, माध्य स्थिति से t समय पश्चात पिंड का विस्थापन और कैपिटल X बराबर माध्य स्थिति से सिरा स्थिति तक अधिक विस्थापन, देन सरल आवर्ती गति के लिए x बराबर, ठीक है, स्मॉल x बराबर कैपिटल X इंटू साइन ओमेगा टी। पिंड का वेग क्या होगा, v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, टी बराबर जीरो। माध्य स्थिति पर अधिकतम वेग v बराबर ओमेगा इंटू एक्स। अधिकतम गति की ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होगा, v बराबर ओमेगा इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर अधिकतम स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, औसत गति इंटू विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर कैपिटल एक्स है, तो जीरो प्लस एस एक्स अपॉन टू होगा। ठीक है, और इसकी यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे गति की ऊर्जा को, तो बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एक बटे टू इंटू एस इंटू एच स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछली डेरिवेशन में डेरिवेशन नंबर टू, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका क्या करते थे हम वहाँ पर अवकलन करते थे डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है कि पोटेंशियल यहाँ